सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। एक बार फिर से आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत। 23 नवंबर 59 वाली वर्कशीट हिंदी क्लास 9 की ये वाली आज हम एक्सप्लेन करेंगे। पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, आज कुछ नया हम समझने वाले हैं। अगर आपकी पुरानी कोई भी 9th क्लास की वर्कशीट रह गई हो, कोई वीडियो रह गई हो, तो लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपनी पुरानी सभी वीडियोस वहां से देख और समझ सकते हैं। तो झट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपनी गुरु दक्षिणा मुझ तक पहुंचाने में कोई कंजूसी नहीं छोड़नी है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं नेपाल की यात्रा, यानी कि ये पाठ है राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा, हाँ, ल्हासा की ओर पाठ से लिया गया। तो यहाँ पर लेखक कहाँ जा रहे हैं? ल्हासा जा रहे हैं। नेपाल से तिब्बत जाने का ये मुख्य रास्ता है ना। और एक और भी रास्ता है कि जब फरी क्लिंगफोर्ड का रास्ता नहीं खुला होता है तो लोग क्या करते हैं, इसी रास्ते से, नेपाल और तिब्बत वाले इसी रास्ते से आना जाना रहता था। तो कहाँ की यात्रा कर रहे लेखक? ल्हासा की ओर जा रहे हैं और तिब्बत जा रहे हैं, नेपाल से तिब्बत जा रहे हैं। तो जब ये वाला रास्ता नहीं खुला था तो हिंदुस्तान की, यानी कि हमारे भारत की सभी चीजें, यानी कि छोटी बड़ी चीजें इसी रास्ते से आया जाया करती थी। व्यापारिक ही नहीं, यानी कि लेन देन, खाना पीना, राशन पानी सब इसी रास्ते से होता था। और ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं, यानी कि सिर्फ खाना पीना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ही नहीं होता था, बल्कि ये रास्ता सैनिक का रास्ता भी था। अब सैनिक यानी कि फौजी भाई, कैसे पता चला आपको? तो देखो, जब हमारे एविडेंस मिलते हैं, प्रूफ मिलते हैं, तो क्या प्रूफ थे? जगह जगह पर फौजी चौकियां बनी हुई थी। फौजियों के तंबू देखे होंगे आपने, वो डंडे लगा लेते हैं चारों तरफ से, और वो बीच में खाकी कपड़ा, तो ये फौजियों के चौकी होते हैं। इनके फौजियों के किले बने होते, साथ में चीनी पलटन भी यहाँ रहती थी। तो कैसे पता चला आपको चीनी रास्ता? पहली बात, फौजियों की चौकियां थी, फौजियों के किले बने हुए थे और चीनी पलटन भी वहाँ रहती थी। हालांकि आजकल फौजियों के जो मकान हैं वो गिर चुके हैं और दुर्ग के किसी भाग में किसानों ने क्या कर दिया, अपना बसेरा बना लिया और बाद में वहां पर कुछ आबाद दिखाई पड़ने लगे। धीरे धीरे चेंज होता रहता है, आबाद होने लगे। ऐसा एक परित्यक्त चीनी किला था जहां पर कि लेखक और उसके दोस्त, तो लेखक के दोस्त का नाम नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करके बताना कि लेखक के दोस्त का क्या नाम था। वो भी ठहरे वहां पर चाय पीने के लिए, है ना। तो तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी प्रॉब्लम भी थी। प्रॉब्लम जैसे कि रास्ते बहुत ही सकरे थे, खड़ी चढ़ाई थी, फिसले तो सीधा नीचे, और सबसे बड़ी दिक्कत वहां पर क्या, चोर, लुटेरे, डाकू रहते थे। और ये डाकू मार देते थे पहले, उसके बाद झोला टटोलते थे। तो बड़ी दिक्कत है ना। साथ में देखो कुछ आराम भी है। तो देखो, अगर दिक्कतें हैं तो मजे भी है। ऑनलाइन पढ़ाई में आपको बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही होंगी, लेकिन आराम भी है। आराम से घर बैठे बैठे चाय पीते हुए आराम से आप अपने घर में आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी कुछ आराम भी था। कौन सी? देखो, एक बात, यहाँ पर जाति पाति बिल्कुल नहीं थी, छुआछूत बिल्कुल नहीं था, और पर्दा बिल्कुल नहीं करती थी, यानी कि बड़ा फ्रैंक वाला और गजब का यहाँ पर माहौल था, है ना। और आगे देखो, दिक्कत थी अगर आप बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे यानी कि आपके पास आपके कपड़े ठीक से नहीं है, फटे पुराने, जैसे जेब कतरे होते हैं। साथ में देखो, अगर आपके बाल अजीब से बने हुए हैं घोंसले की तरह, तो लोग चोरी के डर से आपको घर नहीं आने देते। और वैसे भी यहाँ बड़े चोर और लुटेरे तो होते ही है ना। वरना आप किसी के भी घर आ सकते हैं, जा सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, बैठ सकते हैं, जैसे कि आपका अपना ही घर हो। तो ये है आपके लिए ल्हासा की ओर राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा। तो आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है। अक्सर हम क्या करते हैं, गद्यांश पढ़ते हैं, यहाँ से निशान लगाया, यहाँ तक पहला वाला सवाल, यहाँ से यहाँ तक दूसरा वाला सवाल। तो बस आपने ये नहीं करना है। 9th क्लास में आ गए तो आंसर कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखते हैं, तो सवाल पढ़ लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ा आने वाला है मेरा एक्सपीरियंस आपको सुन करके। तो चलिए इनके आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो चलो जो पहला सवाल, लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला? सिंपल सी बात है, लहासा की ओर। यहाँ पर आप लहासा की ओर जरूर जोड़ेंगे कि लेखक इस पाठ में नेपाल से तिब्बत जाने की बात कर रहे हैं, इसलिए यह तिब्बत जाने का वर्णन है और यात्रा कहाँ की है? लहासा की ओर। तो यहाँ पर आप ये जोड़ दोगे कि यह यात्रा लहासा की ओर तिब्बत जाने वाले रास्ते की है। क्लियर है? लहासा की ओर जरूर लिखेंगे आप। तो चलिए दूसरा वाला जो सवाल है वो आपके लिए कुछ इस तरह से है। तो देखो दूसरा सवाल है कि यह रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, यह आपको कैसे पता चला? तो चलिए मैंने आपको बता भी दिया ना कि तिब्बत जाने का यह रास्ता व्यापारिक ही नहीं अपितु सैनिक रास्ता भी था। क्यों, कैसे पता चला? तो देखो इस बात का पता मुझे तब चला जब मुझे वहाँ फौजी चौकियां दिखी, फौजी किले दिखे और वहाँ पर चीनी पलटन भी रहा करती थी। तो पता लग रहा है जहाँ पर फौजी चौकी है, फौजी किले हैं, चीनी पलटन है, तो फौजियों का जहाँ पर पलटन हो वो कौन सा? सैनिक रास्ता मान सकते हैं ना आप। तीसरा सवाल, तिब्बत में यात्रियों के लिए आराम की बातें क्या थी? तो प्रॉब्लम भी थी, तो आराम की बातें जान लेते हैं। पहली बात, ये कवियत्री यहाँ पर गलत आ गया है, यहाँ से लिखेंगे आप कि तिब्बत में यात्रियों के लिए आराम की बातें थी क्या? कि वहाँ के लोग जाति पाति छुआछूत का भेदभाव नहीं करते थे, वहाँ की महिलाएं पर्दा नहीं करती थी और वहाँ आप अनजान होते हुए भी किसी के घर आ सकते हो, जा सकते हो, खा पी सकते हो, पानी चाय वगैरह आप आराम से ले सकते हैं। तो है ना ये आराम की बात। तो अगला सवाल चौथा है। पांचवा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस मैं अपना देने वाला हूँ आपको। यहाँ पर देखो कि बहुत निम्न श्रेणी के अगर भिख है, ये खा लिखेंगे इसे, कि भिखमंगे को लोग घर किस डर से नहीं घुसने देते घर के अंदर? तो देखो तिब्बत में चोर लुटेरों का बड़ा डर रहता था। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे, यहाँ पर भी खा लिखेंगे आप, को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं घुसने देते थे, है ना। वहां पर चोर लुटेरों का बड़ा डर था इसलिए। तो चलिए पांचवा सवाल जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना यहाँ पर बदल के। आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, इसमें आपने किन किन कठिनाइयों को अनुभव किया वो लिखना है। तो चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार की बात है, छुट्टियां पड़ी हुई थी, गर्मियों की, स्कूल बंद हो गए थे और जैसे स्कूल बंद हो जाते हैं तो मैं अपने गांव उत्तराखंड चला जाता हूँ। अब मैं गांव जा रहा था, दिल्ली वाली बस से जैसे उतरा, गांव वाली बस पकड़नी चाहिए, तो पता चला कि बस में सीट से ज्यादा सवारी नहीं जा सकती। जैसे हम दिल्ली में देखते हैं कि बस भर भर के लोग जाते हैं खड़े खड़े, लेकिन वहां पर क्या हुआ, एक्चुअली एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो गए पहाड़ों में। तो वहां पर एक नियम निकाला डीएम ने, एसडीएम ने, कि जितनी सीट है उतनी सवारी जा सकती है। अब टिकट काउंटर पर जैसे ही मैंने बात की तो पता चला कि 4-5 घंटे की गाड़ी, आगे आने वाली गाड़ी भी पहले ही बुक हो चुकी है। अब सोचो मैं कैसे गया। ऐसे में बड़ी रिक्वेस्ट से एक सवारी के साथ मैंने बात कर ली, अरे यार मैं आपके साथ थोड़ी सी जगह में मुझे बिठा लो। एडजस्ट तो हो गया, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मैं कुछ दूर गया, वहां पे जैसे टिकट जो कंडक्टर था वो आया और उसने सबकी क्या करी, टिकट चेकिंग शुरू कर दी। टिकट चेकिंग की तो मेरे पास तो टिकट था ही नहीं, क्योंकि सीट होती तो टिकट होता, टिकट नहीं है तो सीट नहीं है। अब यहाँ पर कंडक्टर ने कहा भैया ऐसा करो, फटाफट से आप बाहर उतर जाओ। थैला था मेरे पास, लेकिन मुझे बड़ी दिक्कत हुई। रिक्वेस्ट की मैंने लोगों से, सबसे, कंडक्टर से कि एक काम करो यार मुझे बिठा लो, उतरूंगा कहाँ मैं, क्योंकि उत्तराखंड में तो क्या जंगल होते हैं ना रास्ते में। अब पता लगा कि उसी बस में ऐसी एक सवारी बैठी थी जिसको कि 2-4 स्टैंड बाद उतरना था। तो उसने कहा कि काम करो, आप जो है जब मैं उतर जाऊंगा तो आप मेरी जगह बैठ जाओ। अब आपने यहाँ पर मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि कंडक्टर ने मेरे साथ क्या किया होगा, मुझे बिठाया होगा, उतार दिया होगा, या किराया कितना लिया होगा, मुझे जरूर बताएं। खैर इस तरह से ये अनुभव मेरे लिए बहुत ही मुश्किलों भरा लेकिन बहुत ही यादगार था। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मुझे कमेंट यहाँ पर जरूर करना, साथ में अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।